नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर शत्रुजीत, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री जीएनसी। ये जो बीए फिफ्थ सेम का तीसरा पार्ट है, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये पार्ट नंबर 3 है फिफ्थ सेम का हिस्ट्री का। और आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि यूरोप के अन्य देशों में कृषि क्रांति। सबसे पहले फ्रांस में 1789 की क्रांति से पहले सामंत प्रथा का प्रचलन था। यद्यपि देश में कई भागों में स्वतंत्र किसान भी थे, परंतु वे भी सामंतवादी व्यवस्था के में सामंतों के विशेष अधिकारों से जुड़े हुए थे। 1789 के बाद में परिवर्तन आए और 1793 में सभी प्रकार के सामंती कर हटा दिए गए। लेकिन धीरे धीरे नए प्रकार के बीजों, उन्नत खादों एवं उपकरणों का प्रयोग होने लगा, जिससे उत्पादन बढ़ा। फ्रांस में 19वीं सदी में बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक कृषि की शुरुआत हुई। जर्मनी एकीकरण से पहले जर्मनी अनेक राज्यों में बटा हुआ था। कृषि व्यवस्था की दृष्टि से जर्मन भाषी राज्य मोटे रूप से 2 भागों में विभाजित थे और इन भागों की विभाजन रेखा एल्ब नदी थी। इन दोनों भागों में अपने ढंग से कृषि व्यवस्था थी। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेज जमींदारों की तरह जर्मन लोगों ने भी बड़े बड़े फार्मों की स्थापना की और उनमें वैज्ञानिक ढंग से खेती करवाई। जर्मनी के एकीकरण के बाद कृषि क्षेत्र में अनेक सुधार हुए। नए बीज व खादों का प्रयोग किया गया, बंजर व दलदली जमीन को कृषि योग्य बनाया गया तथा सामूहिक चारागाहों को किसानों में बांट दिया गया। हॉलैंड में भी फ्रांस की तरह स्वतंत्र किसान थे, जिनके पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े थे। क्योंकि यहाँ 1801 व 1804 में सामंती अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था, हॉलैंड में कृषि योग्य भूमि काफ़ी कम थी तथा भूमि का बड़ा भाग बंजर था। यहाँ के किसानों ने दलदली भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए चूना मिट्टी का प्रयोग किया तथा इसमें उन्हें सफलता भी मिली। इंग्लैंड के किसानों ने भी दलदली तथा रेतीली भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए चूना मिट्टी का प्रयोग हॉलैंड से सीखा था। यहाँ के किसानों ने भी 4 चक्री फसल को अपनाया, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई और यहाँ पशुपालन को भी बढ़ावा दिया गया। डेनमार्क में भी कृषि क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों को अपनाया गया। 19वीं सदी में सामंत प्रथा की समाप्ति के बाद यहाँ के किसान भूमि के स्वतंत्र स्वामी बन गए। इसके बाद किसानों ने उत्पादन बढ़ाने की तरफ ध्यान दिया तथा नए प्रकार की बीजों, खादों, अदल बदल कर फसलें बोने आदि विधियों का प्रयोग किया। डेनमार्क ने पशुओं की नस्लों को सुधारा तथा पशुपालन व्यवसाय को विकसित किया, जिसके परिणाम स्वरूप डेनमार्क में दूध, मांस एवं अंडों का उत्पादन काफ़ी बढ़ा। डेनमार्क ने मांस का निर्यात इंग्लैंड को किया। दूध के मामले में डेनमार्क विश्व में सबसे अग्रणी हो गया। स्पेन में आधुनिक वैज्ञानिक ढंग की खेती का प्रचलन सबसे बाद में हुआ। भौगोलिक स्थिति के कारण स्पेन में कृषि योग्य जमीन काफ़ी कम थी, क्योंकि स्पेन में पर्वतों की संख्या ज़्यादा थी। स्पेन में पशुपालन, विशेष रूप से भेड़ पालन को काफ़ी बढ़ावा मिला। ऊन के उत्पादन में स्पेन विश्व के अग्रणी देशों में से एक बन गया। स्पेन में गेहूं, चावल, अंगूर की खेती की जाती थी। रेशम के कीड़े पालने का प्रचलन भी स्पेन में था। इटली एकीकरण के बाद इटली में वैज्ञानिक कृषि को बढ़ावा दिया गया। जमींदारों ने बड़े बड़े फार्म स्थापित किए। इंग्लैंड की तरह नए नए बीजों का प्रयोग, खादों का प्रयोग, दलदली भूमि को कृषि योग्य बनाना, पशुओं की नस्ल में सुधार आदि किया गया। इटली के किसानों तथा जमींदारों ने बड़ी संख्या में रेशम के कीड़े पालने का कार्य किया तथा अंगूर के बाग भी लगाए। बेल्जियम फ्रांस की क्रांति के प्रभाव से बेल्जियम में भी सामंत प्रथा एवं दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। किसानों पर लगने वाले सभी प्रकार के करों को भी हटा दिया गया। किसानों के जमीन का मालिक बनने के पश्चात उन्होंने आधुनिक कृषि के तरीकों को अपनाया।
इन सब के परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। रूस रूस में जार अलेक्जेंडर प्रथम के शासनकाल में कृषि क्षेत्र में सुधार प्रारंभ हुए। जार ने 1861 में किसानों को दासता से मुक्त किया। समाजवादी तथा साम्यवादी आंदोलन के प्रभाव से रूस के किसानों ने 20वीं सदी के प्रारंभ में अपने अधिकारों की मांग के लिए समस्त रूसी कृषक संघ का गठन किया। हार्कोव, पोल्टावा, यूक्रेन के भागों, काकेशस, वोल्गा आदि के किसानों के प्रयासों से 1905 में चकबंदी की गई तथा खेती के विकास के लिए किसानों को अन्य अधिकार भी दिए गए। परंतु सही मायनों में हम देखें तो रूस में कृषि क्रांति 1917 की क्रांति के बाद ही आई। बड़े बड़े फार्म स्थापित करके वैज्ञानिक ढंग की खेती प्रारंभ हुई। अब हम अध्ययन करेंगे साथियों इफ़ेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन या कृषि क्रांति के प्रभाव। यदि हम लोग कृषि क्रांति के प्रभावों की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी। आधुनिक कृषि के कारण या वैज्ञानिक कृषि क्रांति के कारण फसलों की अधिक उपज होने लगी, जिससे इंग्लैंड व अन्य यूरोपीय देश अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति करने में समर्थ हो सके। दूसरी तरफ कृषि उत्पादों की वृद्धि से धन संपत्ति भी बढ़ी, क्योंकि कृषि उत्पादों की उन दिनों काफ़ी कीमतें मिल जाती थी। इस प्रकार खेती के विकास से यूरोप के देशों में संपन्नता आने लगी। दूसरा है कृषि योग्य भूमि में वृद्धि। कृषि क्रांति से पहले यूरोप में बड़ी मात्रा में कृषि योग्य भूमि बेकार पड़ी थी, अर्थात ऐसी ज़मीनें काफ़ी थी जिन पर खेती नहीं होती थी। परंतु कृषि क्रांति के कारण अब कृषि योग्य जमीन का क्षेत्र काफ़ी बढ़ गया। तीसरा हम लोग देखें भूमि की मांग एवं मूल्यों में वृद्धि। कृषि क्रांति के कारण उत्पादन बढ़ने से खाद्यान्नों की अच्छी कीमतें मिलने लगी, जिससे कृषि घाटे का सौदा नहीं रहा। राजकीय संरक्षण प्राप्त हो जाने से भी उच्च स्तरीय कृषि लाभदायक हो गई। इस प्रकार बेकार एवं बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदलने के कारण भूमि की मांग भी बढ़ी। आर्थिक दृष्टिकोण के अलावा राजनीतिक तथा सामाजिक दृष्टिकोण से भी भूमि का महत्व बढ़ गया, क्योंकि अधिक भूमि का मालिक होना समाज में सम्मान एवं उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया। इंग्लैंड में राजनीतिक दृष्टि से भी भूमि का महत्व था, क्योंकि 1832 के प्रथम संसदीय चुनाव अधिनियम से पहले इंग्लैंड की संसद का सदस्य बनने व मताधिकार प्राप्त करने के लिए निश्चित भूमि का स्वामित्व होना आवश्यक था। इस प्रकार कृषिगत परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप भूमि की मांग एवं मूल्यों में वृद्धि हुई। अगला है कृषि में पूंजीवादी व्यवस्था का प्रचलन। कृषि क्रांति का एक आर्थिक महत्व यह भी था कि अब इसके द्वारा कृषि में भी पूंजी का महत्वपूर्ण स्थान हो गया था। कृषि के विकास के लिए नए यंत्रों, खाद, बीज एवं उत्तम नस्ल के पशुओं की आवश्यकता थी, जिन्हें खरीदने के लिए धन की आवश्यकता थी। अतः कृषि महंगी हो गई। अगला प्रभाव है पालतू पशुओं की संख्या में वृद्धि तथा उनकी नस्ल में सुधार। कृषि क्रांति से पहले यूरोप में पशुओं की संख्या काफ़ी कम थी तथा उनकी नस्लें भी अच्छी नहीं थी। इसका कारण यह था कि पशुओं को उचित मात्रा में चारा उपलब्ध नहीं हो पाता था। लेकिन कृषि क्रांति के कारण पशुओं की नस्ल में भी सुधार हुआ और उनकी संख्या में भी इजाफा हुआ। अगला है साथियों जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि तथा कृषि क्रांति दोनों एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए विषय हैं।
जनसंख्या बढ़ने से उसकी आवश्यकताओं को की पूर्ति हेतु उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता के कारण जहाँ कृषि में परिवर्तन हुए, वहीं कृषि परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जनसंख्या बढ़ी, क्योंकि अब लोगों को अधिक व पौष्टिक भोजन उपलब्ध होने लगा। जड़ों वाली फसलों को उगाने से जहाँ पशुओं को पूरे वर्ष चारा मिलने लगा, वहीं लोगों को वर्ष भर ताज़ा मांस, दूध तथा अंडे मिलने लगे। इन सब कारणों के कारण स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ा। मजदूरी की मांग, जल्द विवाह, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य में प्रगति, चिकित्सा क्षेत्रों में उन्नति, इन सब के कारणों से जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। अगला प्रभाव है साथियों, सामुदायिक कृषि प्रणाली का अंत। कृषि क्रांति से पहले यूरोप में सामुदायिक खेती का प्रचलन था, अर्थात गांव के सभी लोग मिलकर खेती करते थे। परंतु कृषि क्रांति के कारण उत्पादन एवं मूल्य में वृद्धि के परिणाम स्वरूप कृषि लाभ का व्यवसाय हो गया। अतः लोगों ने सामूहिक खेती करना बंद कर दिया और सामूहिक जमीनों जैसे जंगल है, चारागाह है, उनको भी किसानों ने आपस में बांट लिया। इस प्रकार कृषि क्रांति ने गांव की सामूहिक जीवन शैली को समाप्त कर दिया। अगला है साथियों, जो औद्योगिक क्रांति के विकास में योगदान रहा इसका, कृषि क्रांति का, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब कृषि क्रांति ने औद्योगिक क्रांति को और आगे बढ़ाया। वस्तुतः कृषि उत्पादों का औद्योगिक क्रांति से गहरा संबंध होता है। उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा सामान कृषि क्षेत्र से ही आता है, इसलिए कृषि में होने वाले परिवर्तनों ने औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाया। प्रथम, कृषि तथा उत्पादों में वृद्धि होने से बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्य पदार्थों की पूर्ति करना सरल हो गया। कृषि विकास से लोगों के आर्थिक संसाधन भी बढ़े, अर्थात अब उनके पास दैनिक आवश्यकता एवं उपभोग की वस्तुएं खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा था, जिससे वस्तुओं की मांग बढ़ी, जिसके परिणाम स्वरूप उद्योगों की उन्नति हुई। दूसरे, शहरों में उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों तथा अन्य वर्ग के लिए या अन्य वर्ग के लोगों के लिए कृषि क्रांति से आवश्यक मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध होने लगे। वह उद्योगों के लिए पर्याप्त कच्चा माल मिलने लगा। कृषि क्रांति के कारण औद्योगिक क्रांति के विकास में योगदान इस प्रकार भी रहा कि इंग्लैंड में कृषि क्रांति के कारण छोटे किसानों ने या छोटे किसानों को अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी, जिससे वे भूमिहीन हो गए तथा आजीविका चलाने के लिए शहरों में उद्योगों की तरफ गए। इससे उद्योगों को सस्ते मजदूर उपलब्ध होने लगे। चौथे, बड़े बड़े जमींदारों ने कृषि में होने वाले परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप काफ़ी उत्पादन मिलने लगा, जिससे उनकी आय बढ़ी तथा इस अतिरिक्त धन या अतिरिक्त पूंजी का प्रयोग उन्होंने उद्योग लगाने में किया। पांचवें, कृषि क्रांति ने नए उपकरणों या कृषि क्रांति से नए उपकरणों व मशीनों की मांग बढ़ी। इन मशीनों के निर्माण के लिए बड़े बड़े कारखानों की आवश्यकता थी। विशेष रूप से मशीनें बनाने के लिए लोहा इस्पात की मांग बढ़ी, जिससे लोहा इस्पात उद्योग विकसित हुआ। इस प्रकार कृषि क्रांति ने औद्योगिक क्रांति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि कृषि क्रांति ने प्राय समाज के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में अनेक परिवर्तन हुए। हालांकि इससे इंग्लैंड में संयुक्त परिवार व्यवस्था का विघटन भी हुआ।